हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के खूब पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज आपकी कोमल मैम आपको कराने वाली है क्लास 12th रे ऑप्टिक्स और इस चैप्टर के हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर ये चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो पहले चैनल पे जाके इस चैप्टर की मैंने कंप्लीट वन शॉट वीडियो डाली है, पहले ये चैप्टर अच्छे से कर लें, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्चुअल, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैंने उस वाली वीडियो में हर एक चीज डिटेल में कराई हुई है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अच्छा, एक बात और है बेटा, इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को 2 पार्ट में कराने वाली हूँ। कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे, बाकी के जो बच जाएंगे वो हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। तो करें आप स्टार्ट, चलिए। तो ये मैंने पहले थोड़ी सी फॉर्मूला लिस्ट बना दी है, आप लोग चाहो तो ये लिख लो और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं साइड हो जाती हूँ। हो गया? ओके बेटा, मैं क्लास 11th की भी वर्कशीट करा दूंगी। चलिए अब ये देखिए, हो गया ये। करें अब हम लोग स्टार्ट। तो चलिए आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बेटा ये शुरू करने से पहले नोटबुक और पेन लेके बैठना है, एक शीट में साइड में सारे फॉर्मूलाज लिखते रहना है और जो भी क्वेश्चंस हमारे रिपीट हो रहे हैं, कहने का मतलब जिस भी टॉपिक्स पे, वो टॉपिक्स भी लिखते रहना है। तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि हाँ, इस चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, अ बीकर इज फिल्ड विद वाटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है अप टू अ हाइट h, अ कॉइन इज प्लेस्ड एट इट्स बॉटम, ठीक है। एक बीकर है जो कि हाइट h तक फिल्ड है और एक कॉइन है जो कि बॉटम पे रखा गया है, और ये जो हमारा बीकर है फिल्ड विद वाटर, इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, ठीक है। द डेप्थ ऑफ द कॉइन व्हेन व्यूड अलोंग नियर द नॉर्मल डायरेक्शन। तो हमें निकालना है कि हमें ये जो कॉइन है जो कि बॉटम पे रखा हुआ है, इसकी अपेरेंट डेप्थ क्या होगी। आया समझ? चलिए, अभी हमने पीछे फॉर्मूला देखा था, म्यू का फॉर्मूला कितना होता है, रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ। चलिए आप लोग मेरे को फटाफट इसका आंसर निकाल के कमेंट करिए कितना आंसर इसका आ रहा है। म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 4/3। रियल डेप्थ कितनी है, h, और अपेरेंट डेप्थ हम लोगों ने निकालनी है। देखो बेटा कितना आ रहा है, कोई ऑप्शन मैच कर भी रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। apparent depth is equals to 3h/4। चेक करो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। यस, वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे करें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर 2 में, a tub is filled with a transparent liquid to a height of 30 cm. The apparent depth of coin lying at the bottom of the tub is found to be this. The speed of light in liquid will be, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें रियल डेप्थ भी गिवन है और इस क्वेश्चन में हमें अपेरेंट डेप्थ भी गिवन है, लेकिन हमसे पूछा क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में कितनी होगी। आई बात समझ? ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग n निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n का फॉर्मूला कितना होता है, c/v। यस, वेरी गुड। और एक और अभी हमने n का फॉर्मूला पढ़ा ना पीछे, क्या फॉर्मूला था वो, रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ। सॉल्व करो, इसका आंसर मेरे को कमेंट करो कितना आंसर आ रहा है इसका।
यस, वेरी गुड। चलिए, कितना आएगा बेटा इसका आंसर? सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10⁻⁸ वी हमें निकालना है, ठीक है। और रियल डेप्थ कितनी की बिना हमें? ट्रांसपेरेंट लिक्विड टू अ हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, और अपेरेंट डेप्थ कितनी है? 16 सेंटीमीटर। आ गया है तक समझ? कोई दिक्कत? देखो, ये जो मैंने स्पीड लिखी है ना, ये मीटर पर सेकंड में लिखी है, जबकि ये जो दोनों मैंने डेप्थ लिखी है वो सेंटीमीटर में है। और मैंने यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करा है। क्यों नहीं कन्वर्ट करा है? क्योंकि अगर मैं कन्वर्ट करती भी तो यहाँ पे भी 10⁻⁻², इसके साथ भी 10⁻⁻²। लिखना है तो लिख लो। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻², यहाँ पे भी 10⁻⁻², दोनों आपस में कैंसिल। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 इंटू 10⁸ इंटू 16, नीचे कितना आ जाएगा? 30, ठीक है। चलो, कितना आ गया? ये हमारा आंसर आ रहा है 1.6 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चेक करो कोई ऑप्शन मैच कर भी रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। यस, वेरी गुड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। अच्छा, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज -2। देखो, मैग्निफिकेशन कितनी है हमारी? -2, ठीक है। मैग्निफिकेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए थे ना मैंने क्लास में, क्या थे वो पॉइंट्स? अगर हमारी मैग्निफिकेशन मैग्नीट्यूड में 1 से बड़ी हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड में 1 से बड़ी हो, तो इसका मतलब क्या होता है? इमेज कैसी है? मैग्नीफाइड, ठीक है। अब एक बारी में यहाँ पे लिख लेना ताकि बारी बारी दोबारा क्वेश्चन आए तो परेशानी ना हो। अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटी है तो इमेज कैसी होती है हमारी? यस, वेरी गुड, डिमिनिश्ड, ठीक है। अगर हमारी मैग्निफिकेशन 1 के बराबर है तो हमारी इमेज कैसी होती है? सेम साइज। आई बात समझ? कोई दिक्कत? चलो, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब इमेज कैसी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज कैसी होती है? रियल एंड इन्वर्टेड। आया समझ? चलो, अब इसमें से मैच कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन कैसी है हमारी? -2। अगर मैग्निफिकेशन -2 है तो इसका मतलब कैसी होगी इमेज? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है? दी कौन मिरर यूज्ड। अच्छा, मिरर कौन सा यूज्ड होगा? देखो, हमारी जो मैग्निफिकेशन है ना वो 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब हमें चाहिए एनलार्ज इमेज, है ना। तो एनलार्ज इमेज हमारी कब आ सकती है? आई बात समझ? मैग्निफिकेशन किस में है? -2। -2 है तो मतलब कि रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और कैसी है? 1 से बड़ी, तो हमें चाहिए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो वो कब आ सकती है हमारी? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आएगी हमारी कॉनकेव मिरर देता है ना, और मैग्नीफाइड वही तो देता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? यस, वेरी गुड, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि कॉन्वेक्स तो जो इमेज बनाता है वो कैसी होती है? वर्चुअल होती है और डिमिनिश्ड होती है, तो इसलिए वो तो यहाँ पे होगा नहीं। तो कौन सा है? कॉनकेव एंड रियल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ दिस एंड दिस, ठीक है। टू ऑब्टेन अ लार्ज मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट द माइक्रोस्कोप शुड हैव। याद है बेटा थोड़ा कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसा सा था? उसमें हम लोग बोलते थे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो छोटा है, जबकि जो आई पीस है वो बड़ा है। बड़ा है का मतलब ये नहीं बहुत बड़ा है, बड़ा है का मतलब ये कि जो ऑब्जेक्टिव है उसके कंपैरिजन में आई पीस बड़ा होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है, क्यों? क्योंकि हम माइक्रोस्कोप से क्या देख रहे हैं? छोटे ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हमें कुछ ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव छोटी हो
और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस बड़ी हो, जबकि हमारे दोनों ही लेंस वैसे छोटे होते हैं। अब देखते हैं कि FO और FE हमारा स्मॉल होना चाहिए, है ना, और हमारा जो आई पीस है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा, ऑब्जेक्टिव की कम। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? वैसे फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है ना। देखो बी तो नहीं कर रहा है, या तो ए है या तो बी है, क्योंकि स्मॉल तो इसी में है। बी क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि बी में हमें क्या गिवन है, FO जो है वो FE से बड़ा है, तो FO FE से बड़ा तो होता नहीं है, वो कैसा होता है, छोटा। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए करें आगे। नेक्स्ट असर्शन रीजन देखते हैं। तो हमें क्या गिवन है इसमें? सबसे पहले अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ऑफ अ प्रिज्म, द एमर्जेंट रे विल ग्रेज अलोंग द अपोजिट फेस। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताने वाले हो मेरे को, मैं फिगर बना देती हूँ कि थोड़ी हेल्प हो जाएगी कि क्वेश्चन में बोला क्या है। इसने बोला कि एक रे ऑफ लाइट है इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्रिज्म, मतलब कि ये प्रिज्म पे नॉर्मली इंसिडेंट करा है। आगे ऑन द फेस ऑफ अ प्रिज्म द एमर्जेंट रे विल ग्रेज अलोंग, इसका मतलब क्या है कि जो एमर्जेंट रे होगी वो दूसरे वाले सरफेस पे कैसे जाएगी, ग्रेजेस, मतलब कि इसी सरफेस के अलोंग जाने वाली है। ये आई परपेंडिकुलर और ये वाली लाइट रे इस सरफेस के अलोंग जा रही है। आई बात समझ? ठीक है, क्या पूछा है हमसे? व्हेन द क्रिटिकल एंगल एट द ग्लास एयर इंटरफेस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ द प्रिज्म। इसका मतलब क्रिटिकल एंगल का मतलब C लिख लें हम, वो किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर। ठीक है, चलो अब आप लोग सॉल्व करके बताओ कि ये सच है भी कि नहीं है। ठीक है, देखो मैं थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। अगर ये नॉर्मल के अलोंग आ रहा है तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो इस वाले सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और R1 दोनों ही किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे। क्यों 0 होंगे? क्योंकि भाई जब वो नॉर्मल के अलोंग आया है, नॉर्मल के अलोंग आया तो नॉर्मल के अलोंग ही चले जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा I भी 0 है, R1 भी 0 है। अच्छा, इस वाले सरफेस पे इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। और यही हमने जो अपनी डेरिवेशन पढ़ी उसमें क्या पढ़ा है, R2। तो इसका मतलब R2 किसके बराबर है, C के बराबर। और ये जो हमने पढ़ा ये क्या है, E, एंगल ऑफ इमर्जेंस, E किसके बराबर है, 90 डिग्री। यहां तक बात समझ में आई? इतने में कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे देखो, हमें ये वाली इक्वेशन आती है A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। वैल्यूज पुट करते हैं। R1 कितना है, 0, R2 कितना है, C, तो A की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, हमारी C। और यही पूछा था, इसका मतलब असर्शन हमारा ठीक है। आई बात समझ? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ द प्रिज्म। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का एज सच तो एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड नहीं करता है। कब डिपेंड करता है, जब हम लोगों ने म्यू निकाला है मिनिमम डेविएशन के केस में, तभी तो डिपेंड करता है। तब हम फॉर्मूला लिखते हैं म्यू इज इक्वल्स टू साइन A प्लस डेल्टा बाई 2 अपॉन में साइन A बाई 2। इसका मतलब उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है। आई बात समझ? चलो करें अब आगे। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कौन सा बता दूं बेटा एक बार और? किसमें डाउट है इसमें? A इज इक्वल्स टू C आया, ये समझ नहीं आया? यस, चलिए ये आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बेसिस पे है, क्या बोला है हमें? इन अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप द इमेज डज नॉट हैव अ क्रोमेटिक एब्रिविएशन। पहले तो ये शब्द है क्या, इसका मतलब क्या होता है ना? देखो ये समझा देती हूँ मैं। हमारा जो लेंस है, ठीक है, वो क्या करेगा, अलग अलग कलर्स की जो लाइट होंगी उनको सेम पॉइंट पे फोकस नहीं कर पाएगा। देखो हमने क्या पढ़ा है कि हमारी पैरेलल लाइट रेज जाके कहाँ पे मिलती है, फोकस पे। तो अब क्या होगा, हमारा जो लेंस है अलग अलग कलर्स की जो लाइट होंगी उनको सेम पॉइंट पे नहीं मिला पाएगा। तो कहने का मतलब हर एक कलर की जो लाइट है उसको क्या होगा, अलग फोकस फील होगा। वो क्यों फील होगा?
क्योंकि जो भी हमारी लाइट है अलग अलग कलर्स की, उन सब की वेवलेंथ क्या है, अलग अलग। आई बात समझ? तो अब अलग अलग वेवलेंथ है तो अलग अलग क्या होगा फिर उनका फोकस पे, वो मतलब एक पॉइंट पे जाके नहीं मिल पाएंगे। आई बात समझ? कोई दिक्कत इतने में? अच्छा देखो, फोकस का ये फॉर्मूला पड़ा है, 1/f इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाय n1, 1/r1 माइनस 1/r2। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है जो मेरी अलग अलग कलर्स की लाइट होती है, विबग्योर में 7 कलर्स होते हैं, हर एक की वेवलेंथ क्या होती है, अलग। वेवलेंथ अलग तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उन्हें क्या फील होगा, अलग। जब n की वैल्यू अलग हो गई तो फोकल लेंथ भी क्या होगी, अलग। इसीलिए अलग अलग कलर्स की जो लाइट है वो एक पॉइंट पे नहीं मिल पाती है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक एब्रिविएशन। आई बात समझ? ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, इमेज डज नॉट हैव अ दिस। तो रिफ्लेक्टिंग में तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि रिफ्लेक्टिंग में हमारा कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही नहीं होता है, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही नहीं है, एन ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, फोकल लेंथ भी अलग अलग नहीं होगी। तो असर्शन तो ठीक है। रीजन चेक करते हैं, occurs only due to the refraction of the light। हाँ ठीक है, रीजन भी ठीक है और असर्शन भी ठीक है। आया समझ? चलो आगे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉन्केव लेंसेज ए एंड बी, ईच ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों ही लेंसेज की फोकल लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अच्छा, प्लेस्ड कोएक्सियली 16 सेंटीमीटर अपार्ट। इसका मतलब इन दोनों लेंसेज के बीच में गैप कितना है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या गिवन है, एन ऑब्जेक्ट P इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। ये जो P है ये कहाँ पे रखा हुआ है, 4 सेंटीमीटर पे, फ्रॉम द फर्स्ट लेंस। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, मैं फॉर्मूला बताती हूँ, आप लोग कैलकुलेशन करना। ठीक है, देखो पहले वाला जो मेरा लेंस है उसकी जो भी इमेज होगी वो दूसरे वाले लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब मैं पहले वाले लेंस की बात करती हूँ। U किसके बराबर है, -4 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी होगी, -8। क्यों? क्योंकि हमारा कैसा लेंस है ये, कॉन्केव लेंस। ठीक है, फॉर्मूला कितना होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो मेरे को क्या निकालना है यहाँ पे, v कितना आ जाएगा, 1/f प्लस 1/u। सॉल्व करो फटाफट इसका आंसर, मेरे को कमेंट करो कि इसका आंसर कितना आ रहा है। चेक करो बेटा, यही आंसर है, -2.67 सेंटीमीटर आ रहा है मेरा इसका आंसर सॉल्व करके। यही आ रहा है आप लोगों का भी? ठीक है, अब आगे देखो, ये जो 2.67 है हमारा वो इसकी इमेज है, और ये भी नेगेटिव में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। इसका मतलब इसकी जो इमेज है वो कहाँ पे बनी है, इस तरफ बनी है। ठीक है, इसकी इमेज यहाँ पे कहीं बनी है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि जो इसकी इमेज है वो दूसरे वाले के लिए किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का। तो इस वाले से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ, 16 तो ये था, प्लस में ये भी तो प्लस करेंगे भाई, इसके लिए तो डिस्टेंस पूरा यहाँ तक देखा जाएगा ना। तो ये इमेज कितनी होगी, दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, फिर सेकंड वाले के लिए 16 प्लस 2.67 कितना आ गया, ये 18.67 सेंटीमीटर। ठीक है, और f कितना है, f वही माइनस में 8 सेंटीमीटर। इसका फाइनल v निकालो फटाफट कितना आया और मेरे को कमेंट करो जल्दी से, इसका आंसर कमेंट करो मेरे को।
यस वेरी गुड। कितना आया बेटा इसका आंसर? वही फॉर्मूला लगाएंगे वापस, 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/8। अच्छा ये भी तो मेरे को फिर नेगेटिव में ही लेना चाहिए ना u, इस वाले के लिए तो ये भी कहाँ है? इधर ये लेफ्ट में, तो फाइनली u भी मैं किस में लूंगी? माइनस में। हालांकि इसे प्लस करके प्लस आया है, माइनस 1/18.67। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लो, आंसर जो भी आएगा। अच्छा अब एक चीज और देखो, इनको कैलकुलेट करके इतना कंफर्म है कि आंसर कैसा आ रहा है? नेगेटिव में। अगर मेरा आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब मेरी इमेज किधर बनी होगी? इसी तरफ बनी होगी, है ना? तो मेरी इमेज कैसी बनी होगी? इसका मतलब क्या क्या बताना है हमें? फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। ठीक है, तो हमारी इमेज कैसी बनी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, चलो इसे सॉल्व कर लेना, जो भी इसका आंसर आएगा। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्या बोला हमें क्वेश्चन में? एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। ठीक है, एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या होता है कि वो दोनों तरफ से कैसा है? सेम। तो कहने का मतलब उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो हम R1 और R2 लेते हैं, वो दोनों ही क्या है? इक्वल। ठीक है, तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है क्वेश्चन में, हमें R1 इज इक्वल्स टू R2 भी गिवन है। मैं इसको R सपोज कर लेती हूँ, और n की वैल्यू कितनी गिवन है? 1.55। ठीक है, आगे इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ f की वैल्यू कितनी है? 15 सेंटीमीटर। आगे कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सर्फेसिस, हमें क्या निकालना है? r। मैंने सेम अभी पीछे एक फॉर्मूला करवाया था ना इसका, जिसमें कि हम कंपेयर कर पा रहे थे किसको? फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितना था फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन में n1, और यहाँ पे था 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये n2 n1 r1 r2 क्या है? यहाँ पे ये हमारा लेंस है, ये वाला सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो R1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, बाहर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N1 और अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N2। ठीक है, अच्छा अब हमें इस क्वेश्चन में सारी चीजें गिवन है, N1 नहीं गिवन तो हम उसे एयर ले लेंगे। ठीक है, वैल्यूज पुट करो, आंसर मेरे को फटाफट कमेंट करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। मैंने इसकी फोकल लेंथ को पॉजिटिव लिया है क्योंकि कैसा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव, और कॉन्केव की नेगेटिव। अच्छा देखो, इसका जो रेडियस है वो इस तरफ है, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव, जबकि R2 नेगेटिव। कितना आ रहा है? माइनस करके 0.55, और माइनस माइनस प्लस कितना आ गया है? 2/r। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसे ऊपर लेके जाएंगे तो 2 इंटू 15 इंटू 0.55 कितना हो गया? ये 30 इंटू 0.55। कैलकुलेट करो, आंसर बताओ फटाफट कितना आंसर है? कितना आ जाएगा ये? 3 5 15, 16.5 सेंटीमीटर। आया समझ? सबका आ रहा है ये? करें आगे? चलो लिख लो फटाफट इसे भी। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप ट्राई। यस शिवम, वेरी गुड, एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला हमें। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर एट अ डिस्टेंस r/3 इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r। ठीक है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो कितनी दूरी पे है? u की वैल्यू है r/3। ठीक है, इन फ्रंट है तो u को मैंने ले लिया -r/3। आगे
ऑफ अ कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, आर की वैल्यू आर ही गिवन है। सेपरेटिंग एयर फ्रॉम अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, इसका मतलब n1 की वैल्यू है 1 और n2 की वैल्यू है n। क्या निकालना है? फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म। ठीक है, इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? याद है, n2 बाई वी माइनस n1 अपॉन में u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन में r। सारी की सारी वैल्यूज हमें गिवन है, बस फटाफट सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकालो। देखो कितना आंसर आ रहा है इसका। करी वैल्यूज पुट? यस ईशा, वेरी गुड बेटा, सही आंसर है। n2 की वैल्यू n, v की वैल्यू हमें निकालनी है। -1 और u कितना है? -r/3, तो ये हो जाएगा 3/r इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r। ये हो गया n2 माइनस 1 अपॉन में r, ये n/v n1/r माइनस 3/r। ठीक है, कितना हो गया ये? n/v इज इक्वल्स टू 1/r, बाहर कॉमन आ गया, ये हो गया n-4। v हमें निकालना है, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? nr अपॉन में n-4। क्वेश्चन में देखो हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो हमारा n है वो कैसा है? लेस देन 4। अगर n हमारा लेस देन 4 है हमेशा, तो v हमारा क्या होगा फिर? नेगेटिव। देखो चेक करो, समझ में आया है नहीं आया है? यस वेरी गुड, आया समझ? कोई दिक्कत? इसके क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी भी हैं, खासकर जो 2025 में आए हैं वो वाले क्वेश्चंस, तो है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हो गया ये। अच्छा, हमने देखो यहाँ पे क्या क्या निकाल लिया। इसने पूछा था फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म, तो पोजीशन हमें पता लग गई, ये हमने पोजीशन निकाला है। और नेचर, अगर मेरी v की वैल्यू नेगेटिव है कॉन्वेक्स के केस में, तो तुम लोग बताओ कि इसका आंसर क्या होगा फिर? ये मेरे को कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट करा दूं मैं अब। क्या बोला हमें क्वेश्चन में? एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है ABCD, इसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है। ठीक है, आगे इज सराउंडेड बाय अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी गिवन है। ठीक है, हमें यहाँ पे एयर नहीं है बाहर, कौन सा? एक दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.25। आगे अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन AB, एक लाइट रे है जो कि AB पे इंसिडेंट हुई है at an angle I such that it is refracted out and grazing the face AD, मतलब वो बाहर आई है और इस AD वाले फेस पे along the surface गई है। ठीक है, हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ I। चलो ट्राई करें। देखो देखा जाए तो लाइट रे इस क्वेश्चन में दो सरफेसेस पे आई है, पहले इस पे, तो एक बारी हम AB के लिए स्नेल्स लॉ लगाएंगे, दूसरी बार हम इसके लिए स्नेल्स लॉ लगाएंगे, क्योंकि पहले वो AB पे आई है फिर उसके बाद यहाँ पे आई। आई बात समझ? कोई दिक्कत? चलो अच्छा, अगर मैं AD वाले सरफेस की बात करती हूँ, ठीक है, पहले मैं ये रे डायग्राम कंप्लीट कर लूँ ताकि मेरे को इजी रहे। ये लाइट रे कुछ ऐसे आई होगी और रेयरर से डेंसर में आ रही है, रेयरर से डेंसर में आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगी? इट विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो ये लाइट रे कुछ ऐसे करके यहाँ पे बेंड हो जाएगी। ठीक है, बेंड हो जाएगी और उसके बाद ये इस सरफेस के अलोंग गई है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब मैं इसमें दो बड़ी चीजें करने वाली हूँ। अच्छा, ये वाले सरफेस के लिए नॉर्मल क्या होगा? यहाँ पे नॉर्मल का मतलब क्या होता है भाई? सरफेस से 90 डिग्री। तो इस वाले सरफेस के लिए क्या होगा? नॉर्मल। ठीक है, इंसिडेंट रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल I, और ये एंगल कितना होता है हमारा? एंगल R। अब उसने जब बोल ही दिया है कि ग्रेजेस जस्ट अलोंग द सरफेस, इसका मतलब R की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा मैं इसे और यहाँ पे कंप्लीट कर लेती हूँ। ये वाला एंगल I है हमारा, इसे मैं I डैश ले लेती हूँ फिर, और ये वाला एंगल क्या होगा? R। कोई दिक्कत? ठीक है, सबसे पहले सरफेस AD के लिए मैं लगा रही हूँ। सरफेस AD के लिए अगर मैं लगाऊं तो N1 साइन I इज इक्वल्स टू N2 साइन R।
ठीक है, n1 की वैल्यू देखो, जहां पे मैंने साइन आई लिया है वहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगा फिर n1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कितना आ गया 1.5 साइन आई इज इक्वल्स टू n2 की वैल्यू कितनी है 1.25 और साइन r कितना है साइन 90 डिग्री। ठीक है, साइन आई मेरे को निकालना है और साइन 90 कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा 1.25 अपॉन में 1.5। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है हमारा 1.25 पॉइंट हटाया नीचे 0 इंटू 1.5 पॉइंट हटाया ऊपर 10। ठीक है, कितनी आएगी इसकी वैल्यू, ये आ रहा है हमारा 5/6। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन इनवर्स 5/6। अभी ये वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करनी आती नहीं है तो तब तक के लिए मैं लिख देती हूँ। साइन इनवर्स 5/6, साइन इनवर्स 5/6 की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके अराउंड 56.44 डिग्री। ठीक है, टेंशन ना लो, क्वेश्चन में जब भी ऐसी कुछ वैल्यू होगी तुम्हें वैल्यू बता दी जाएगी। अच्छा, अब ये आई डैश आ गया मेरे पास। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल में देखो, इधर पे ये आई डैश है, ये एंगल कितना है, ये आई डैश है, ये वाला एंगल कितना है 90। तो आई डैश प्लस 90 प्लस आर किसके बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। कैसे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम क्या लिखेंगे आई डैश प्लस आर प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आई डैश प्लस आर कितना आ गया 90। अगर मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकालूँ तो 90 माइनस आई डैश कितना आ जाएगा, ये 90 माइनस 56.44। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई है मेरी 90 माइनस 56.44, यह आ जाएगा 33.56 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब इस वाले सरफेस की बात करते हैं, सरफेस ए बी की। मेरे को आर गिवन है, n1 n2 गिवन है, क्या चाहिए मेरे को आई। ठीक है, वापस से मैं नेक्स्ट पेज कर दूं। अब हम लगाएंगे सरफेस ए बी पे। फॉर द सरफेस ए बी n1 sin i इज इक्वल्स टू n2 sin r। n1 की वैल्यू 1, sin i निकालना है हमें, n2 कितना है 1.5 और यहाँ पे कितना आएगा sin r, और sin r की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे r की वैल्यू कितनी पुट करनी है मेरे को 33.56। ठीक है, तो sin i यहाँ से निकल जाएगा, ये आ जाएगा 1.5 और साइन 33.56 की वैल्यू भी वैसे गिवन होगी, ये कितनी होती है 0.5528। मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। आई बात समझ? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब आगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इन एयर इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, एक पॉइंट सोर्स है, इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। कहाँ पे रखा है ये 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट, तो मैंने यू को क्या ले लिया फिर नेगेटिव। ठीक है, आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एन की वैल्यू कितनी है 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 30 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना है, ये तो सेम क्वेश्चन अभी पीछे करा था है ना, हमें v की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? यस, वेरी गुड, फटाफट बताओ। n2 अपॉन में v माइनस n1 अपॉन में u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन में r। सॉल्व करो, आंसर मेरे को कमेंट करो इसका कितना आंसर आ रहा है। n1 की वैल्यू कहाँ पे है, एयर में रखा है, तो ये कितनी हो जाएगी 1।
तो ये आ गया 1.5 अपॉन में v माइनस n1 की वैल्यू 1, u कितना है -12 इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1, r की वैल्यू 30। कितना आ जाएगा ये सॉल्व करके? 1.5 अपॉन में v प्लस 1/20, ये आ जाएगा 0.5 अपॉन में 30। वन बाय 60 माइनस 1/12 कितना आ रहा है? इसे कैलकुलेट करके सॉल्व करो। माइनस कितना हो गया? -4/60 और ये हो गया 1.5 अपॉन में v। तो v की वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 1.5, है ना। कैलकुलेट करो और फटाफट इसका आंसर मेरे को कमेंट करो कितना आंसर आ रहा है इसका। इसे माइनस का मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? माइनस का 22.5 और v नेगेटिव है, इसका मतलब कैसी इमेज बनी होगी? वर्चुअल इमेज। ठीक है, चलो लिख लो आप लोग इसे। यस, वेरी गुड, एकदम सही आंसर है। चलिए आगे करें फिर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो हमें क्या गिवन है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हमें 2025 के। बेटा मैंने इस चैप्टर के हर एक सेट से क्वेश्चन लिए हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ठीक है, इसलिए 2025 में इतने सारे क्वेश्चन है, वरना ऑन एन एवरेज हर पेपर में 3-4 क्वेश्चन ही होते हैं 3-4 क्वेश्चन ही हैं। अच्छा, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? अ राइट एंगल आइसोसेलेस ग्लास प्रिज्म है, इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.6 और हमें ये बताना है कि हमारी ये जो लाइट रे है ये कैसा बिहेव करेगी, मतलब इसका पाथ बताना है। आई बात समझ? ठीक है, ये करने से पहले दो चीजें समझ लेते हैं कि TIR की कंडीशन क्या क्या होती है। सबसे पहला, लाइट रे हमेशा कहां से कहां जाएगी? डेंसर से रेयरर में। दूसरी चीज, TIR की कंडीशन क्या होती है कि मेरा जो क्रिटिकल एंगल है उससे बड़ा होना चाहिए क्या? इंसिडेंट एंगल। ठीक है, और तीसरा, ये दो तो कंडीशन है, लेकिन क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं? साइन C इज इक्वल्स टू 1/n। कहने का मतलब यहाँ पे कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या? क्रिटिकल एंगल। तो मैं एक ही बारी में दोनों का क्रिटिकल एंगल निकाल के रख लेती हूँ। कितना आ जाएगा? 1/1.6। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन इनवर्स 1/1.6। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन इनवर्स 1/1.6, इसकी वैल्यू लगभग आएगी 38.68 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब देखो इसका मतलब अगर मेरा किसी भी सरफेस पे एंगल जो है वो 38.68, कहने का मतलब 30 अप्रोक्सीमेटली 39 लगा लेते हैं। अगर मान लो 39 डिग्री से ज्यादा आएगा तो TIR होगा, अदरवाइज किसी भी सरफेस पे TIR नहीं होगा। कहने का मतलब जिस भी सरफेस पे इंसिडेंट एंगल इससे ज्यादा होगा वहीं TIR होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, चलो अब हम हर एक सरफेस के लिए निकालते हैं। सबसे पहले इस वाले सरफेस पे, तो AB वाला जो सरफेस है उस पे लाइट रे कहां से कहां जा रही है? रेयरर से डेंसर, तो वहां पे तो कुछ वैसे भी नहीं होगा। दूसरी चीज ये कि कहां जा रही है? अलोंग नॉर्मल, अलोंग नॉर्मल जा रही है तो अलोंग नॉर्मली पास कर जाएगी। तो इस वाले सरफेस पे लाइट रे यहाँ पे आ गई। आई बात समझ? क्यों? क्योंकि इस सरफेस पे लाइट रे कैसे आ रही थी? अलोंग द नॉर्मल। जब अलोंग द नॉर्मल आएगी तो अलोंग द नॉर्मली पास कर जाएगी। अच्छा, ये एंगल 45,
ये वाला एंगल 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब देखो मेरे को इस एंगल से कोई मतलब नहीं है, मेरे को क्या चाहिए, इंसिडेंट एंगल। और इंसिडेंट एंगल किसके बीच का एंगल होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का। तो ये इस सरफेस का नॉर्मल है, नॉर्मल हर सरफेस पे जब भी बनाएंगे वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये इस सरफेस का क्या है, नॉर्मल। अगर ये इस सरफेस का नॉर्मल है, ये एंगल 45, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब ये देखो ये एंगल जो 45 डिग्री है, क्या इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है? अगर बड़ा है तो TIR होगा। TIR का मतलब क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन की वजह क्या होगा, रिफ्लेक्शन, और लाइट रे वहीं बेंड कर जाएगी। ठीक है, अच्छा रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या होती है कि एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आर के। ठीक है, एंगल क्या है मेरा यहाँ पे 45 डिग्री। 45 डिग्री जो है वो क्या है, बड़ा है किससे, 38.68 डिग्री से। इसका मतलब कि एंगल आई बड़ा है सी से, तो TIR होगा। TIR होने का मतलब क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब कि इस सरफेस पे क्या होने वाली है, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन में I इज इक्वल्स टू क्या होगा, R। तो इसका मतलब ये वाली लाइट रे मेरी यहाँ से कहाँ हो जाएगी, नीचे पास कर जाएगी। कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब ये 45 डिग्री पे जब नीचे पास करी है, अब हमें ये देखना है कि इस सरफेस पे TIR होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलो इस सरफेस का भी निकालते हैं। अगर मैं इस सरफेस पे निकालूं तो ये वाला एंगल मेरा कितना होगा, फिर ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, ये एंगल 45, ये 60, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पे कैलकुलेट करो फटाफट। अलोंग, जब तक मैं इसकी थ्योरी लिखती हूँ, अलोंग सरफेस AC पे TIR विल हैपन। ठीक है, अब मेरे को इस वाले सरफेस की बात करनी है। अगर मैं इस सरफेस की बात करूं, ये एंगल 60, ये एंगल 90, ये हो गया 30। तो यहाँ वाले सरफेस पे भी इस सरफेस का ये क्या होगा, नॉर्मल। देखो ये एंगल 60, ये वाला एंगल 90, तो ये वाला एंगल कितना होगा 30, और इस सरफेस का ये क्या होगा, नॉर्मल। हमें क्या देखना है, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इंसिडेंट रे का 60। अगर ये 60 डिग्री है तो क्या ये इस 38 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। अगर बड़ा है तो ये लाइट रे बाहर जाने की बजाय अंदर ही आ जाएगी। ठीक है, और कितने एंगल पे आएगी, वो भी 60 डिग्री पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आया समझ? कोई दिक्कत? हमें हर सरफेस पे ये चेक करना है कि क्या क्रिटिकल एंगल से बड़ा है इंसिडेंट एंगल या छोटा है। अगर क्रिटिकल एंगल बड़ा होगा और इंसिडेंट छोटा होगा तो TIR नहीं होगा, और अगर इंसिडेंट बड़ा होगा तो TIR होगा। ठीक है, चलो करें अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमें, ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्केव मिरर produces a real inverted and magnified image of an object and hence obtain the mirror formula। अच्छा देखो ये कौन से वाला केस है, वैसे ये बोल रहा है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बने और मैग्निफाइड भी बने। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, हम इसके लिए ऑब्जेक्ट रख सकते हैं बिटवीन C एंड F, है ना। अगर मैं बिटवीन C एंड F रखूंगी तो इमेज कहाँ बन जाएगी मेरी, बियॉन्ड C। ठीक, और किसके केस में है, कॉनकेव के केस में। पोल, यहाँ पे मैंने बनाया F और ये C, ऑब्जेक्ट रखा है कहाँ पे, बिटवीन C एंड F। ठीक है, तो हमारे रूल्स में क्या होता है, जो लाइट रे पोल से आई वो पोल से ही वापस। तो ये वाली लाइट रे मेरी पोल से आई और पोल से ही वापस। अच्छा, और क्या रूल बना सकते हैं हम, मतलब 4 रूल्स है ना हमारे पास। एक ये भी तो होता है, जो लाइट रे C से जाएगी वो C से ही वापस, तो जो C से गई वो C पे वापस। जहां पे भी इन्होंने मिलके
जहाँ पे भी ये लाइट रेज हमारी मीट होंगी वहां पे क्या बन जाएगी हमारी इमेज। कोई दिक्कत आया समझ? इसमें हम और भी रेज का यूज कर सकते थे, जैसे कि जो लाइट रे पैरेलल जाती है वो फोकस से पास कर जाती है, जो फोकस से जाती है वो पैरेलल। 4 रूल में से कोई भी 2 या 3 रूल लगा सकते हैं। चलो, और ये क्या है मेरा ए और ये बी। क्या बोला है यहाँ पे? एंड हेंस ड्राइव द मिरर फॉर्मूला। ये बहुत बार आया क्वेश्चन, मैं एक बार ही मिरर फॉर्मूला ड्राइव करा देती हूँ। हालांकि मैं कोई डेरिवेशन इन वाली वीडियोस में करा नहीं रही हूँ, आप लोग डेरिवेशन कर लेना जो इसकी कंप्लीट वीडियो है, ठीक है। ये बस मैं करा दे रही हूँ यहाँ पे। अगर मैं देखूँ इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होंगे। कैसे? ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर, और ये एंगल 90 डिग्री। तो बाय ए सिमिलैरिटी दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? सिमिलर। अगर सिमिलर होंगे तो इनकी साइड्स क्या होंगी? रेशियो में। तो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बी पी अपॉन में बी डैश पी, और बी पी कितना होगा? माइनस का यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और बी डैश पी कितना होगा? माइनस का वी, ठीक है। अच्छा, अब सेम ऐसे इन ट्राइंगल ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, देखो ये दोनों एंगल क्या होंगे आपस में? वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे फिर? सिमिलर। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, मैं सिमिलैरिटी नहीं प्रूव कर रही हूँ यहाँ पे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। कहने का मतलब ए बी सी और ए डैश बी डैश सी दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है? सिमिलर, ठीक है। बाय ए सिमिलैरिटी, एक एंगल वर्टिकली अपोजिट और दूसरा एंगल 90 डिग्री, ठीक है। इनके भी साइड्स को क्या रख देते हैं? रेशियो में। तो ए डैश बी डैश और ये हो गया बी सी अपॉन में बी डैश सी, ठीक है। बी सी कितना हो जाएगा? बी सी, सी तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये कितना आ जाएगा? यहां से यहां तक आर है, और ये यू, और ये पूरा डिस्टेंस वी। तो मुझे सिर्फ इतना सा निकालना है। तो ये कितना होगा फिर? आर माइनस यू, लेकिन नेगेटिव में। अच्छा, सेम ऐसे बी डैश सी, ये इतना सा पार्ट है, वो कितना होगा? v माइनस आर, वो भी नेगेटिव में, माइनस से माइनस कैंसिल। तो हमारा जो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश है वो किसके बराबर आ जाएगा? आर माइनस यू अपॉन में वी माइनस आर। दोनों को कंपेयर कर देते हैं। ये भी क्या है? ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, और ये भी सेम, यहाँ पे भी माइनस से माइनस कैंसिल। तो u अपॉन में v इज इक्वल्स टू आर माइनस यू वी माइनस आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू वी माइनस यू आर इज इक्वल्स टू वी आर माइनस यू वी। यू वी वाली टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे, कितना हो गया? 2uv इज इक्वल्स टू वी आर प्लस में यू आर। दोनों तरफ यू वी आर से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2/r, और यहाँ पे बचेगा 1/u प्लस 1/v, और r को हम क्या लिख सकते हैं? 2f। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ऐसे हम किसी के लिए भी ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। चल आगे करें। नेक्स्ट क्या बोला है? यूज द मिरर फॉर्मूला टू डिड्यूस दैट अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन केप्ट इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, हमें बोला कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल इमेज। अच्छा, अब ये ना हमारी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी में 4-5 पार्ट्स हैं। अब ये एक तो यहाँ पे आया हुआ है, बाकी भी जो इसके पार्ट्स हैं वो आए हुए हैं, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। क्या गिवन है हमें कि हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, अगर कॉन्वेक्स मिरर है और वर्चुअल इमेज बना रहा है, और वर्चुअल इमेज कहाँ पे बनती है? इस तरफ। इसका मतलब आसान भाषा में मेरे को v को क्या प्रूफ करना है? पॉजिटिव। यही तो हुआ इसका मतलब, ठीक है। अच्छा, कौन से ऑब्जेक्ट की? जो कि यहाँ पे रखा हो इस तरफ। अब देखो क्या फॉर्मूला होता है हमारा? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f।
तो अगर मैं यहाँ से 1/v निकालूं तो कितना हो गया ये 1/f माइनस का 1/u। ठीक है, तो 1/v कितना आ जाएगा। अच्छा अब u देखो, u यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 1/f माइनस u की कुछ भी एक कोई वैल्यू होगी, लेकिन होगी किस में नेगेटिव में। तो 1/v कितना आ गया 1/f प्लस 1/u। अब फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है पॉजिटिव, इसका मतलब मेरा 1/v जो है वो कैसा है पॉजिटिव, तो v की वैल्यू भी क्या होगी फिर पॉजिटिव। तो अगर v मेरा पॉजिटिव है तो इसका मतलब मेरा v इस तरफ है, और अगर इधर है तो कैसी इमेज बनी है मेरी वर्चुअल एंड इरेक्ट। कोई दिक्कत, करें अब आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला, ड्रॉ रे डायग्राम। ठीक है, ये पूरी डेरिवेशन करनी है हमने कौन से वाली कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। कर लोगे डेरिवेशन तो क्वेश्चन करा दूं मैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू हमें कितनी गिवन है -1.5। फोकल लेंथ कितनी गिवन है ऑब्जेक्टिव की 1.25 सेंटीमीटर। The eyepiece has a focal length of 5 सेंटीमीटर। FE किसके बराबर है 5 सेंटीमीटर। आगे The final image is formed at infinity। फाइनल इमेज कहाँ पे बनी है इन्फिनिटी पे। आगे कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस। हमें क्या निकालना है आसान भाषा में लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, चलो सॉल्व करें। सबसे पहले देखो मेरे को u भी गिवन है ऑब्जेक्टिव का और FO भी गिवन है, तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा इसका VO, है ना। VO का फॉर्मूला कितना होता है, वही लेंस फॉर्मूला लगाया मैंने। सॉल्व करो, कैलकुलेट करके मेरे को आंसर बताओ फटाफट कितना आंसर। चलिए आंसर कमेंट करो इसका। कितना आ रहा बेटा 1/1.25 और ये हो जाएगा माइनस का 1.5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा ये आ रहा 4/5 माइनस का 2/3। कितना आ गया एलसीएम 15। ये आ गया 2/15। तो V नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 7.5 सेंटीमीटर। आया यहाँ तक समझ। ठीक है, अब इसने क्या बोला फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। फाइनल इमेज तो इन्फिनिटी पे तब बनेगी ना जब आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो उसके फोकस पे। इसका मतलब जो हमारा आई पीस है उसका जो यूई है और जो उसका फोकस है वो क्या होना चाहिए सेम। तो इसका मतलब यूई की वैल्यू कितनी हो गई है, फिर यहाँ पे लिख दूं यूई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेंथ किसके बराबर होती है VO प्लस यूई। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर आ लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, करें अब आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में। यूजिंग द मिरर इक्वेशन एंड द फॉर्मूला वर्चुअल। ये तो ऊपर सेम वही वाला क्वेश्चन है जैसे अभी मैंने करवाया ना पीछे कि कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, वैसे सही है। चलो एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन एज अ होमवर्क दे देती हूँ मैं आप लोगों को, तब तक आप लोग ट्राई भी कर लेना। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे कल की वीडियो में। तब तक आप लोग ये वाले सारे क्वेश्चंस अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और अगर रे ऑप्टिक्स नहीं रिवाइज करा तो वो भी अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस करने में तभी मजा आता है। ठीक है, कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 17। चलिए फर्स्ट पार्ट देखो, हमें क्या गिवन है? Using the mirror equation and the formula for the magnification, deduce that the virtual image formed by a convex mirror is always diminished। ठीक है, अगर हमें ये प्रूव करना है कि इमेज जो है हमारी डिमिनिश्ड है, इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है? मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है। ठीक है, और क्या प्रूव करना है? द वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, और हमारी इमेज कैसी होनी चाहिए? वर्चुअल। ठीक है, एंड इज लोकेटेड बिटवीन द पोल एंड द फोकस, और कहाँ होनी चाहिए? बिटवीन पोल एंड द फोकस पे। ठीक है, अच्छा देखो, ऐसा सेम क्वेश्चन हमने एक पहले भी करा हुआ है, और वो मैंने बोला था कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये भी कुछ कुछ वैसा सही क्वेश्चन है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिरर इक्वेशन क्या होती है हमारी? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, यहां से 1/v कितना आ जाएगा? 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस का 1/u। कोई दिक्कत इतने में? ठीक है, अच्छा अब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, वो क्या होगा? नेगेटिव में। तो अगर u हमारा माइनस में होगा तो फाइनली 1/v कितना आ जाएगा? 1/v हो जाएगा 1/f, और ये माइनस u होगा तो माइनस माइनस प्लस। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर मैं यहां से देखूं 1/v कब आ रहा है मेरा? 1/f प्लस 1/u। कहने का मतलब इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है? 1/v। इसका मतलब जो मेरा 1/v होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन 1/f। ऑल्सो हम ये भी तो लिख सकते हैं 1/v ग्रेटर देन 1/u। कैसे पता है भाई? देखो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? हमें गिवन है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव, और v तब आया जब हमने इन दोनों को ऐड करा है। इसका मतलब 1/v 1/f से भी बड़ा है और 1/u से भी बड़ा है। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अच्छा इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ? अगर 1/v बड़ा है 1/f से, तो इसका मतलब v क्या रहा होगा? छोटा रहा होगा। तो v क्या होगा हमारा? f से छोटा। अगर v f से छोटा है तो इसका मतलब हमारी जो इमेज है वो कहाँ बनी है? यस, वेरी गुड, पोल और फोकस के बीच में। कैसे पता लगा? देखो v जो है वो f से छोटा है, इसका मतलब पोल और फोकस के बीच में ही तो इमेज बनी होगी। तो एक चीज हमारी यहाँ से प्रूव हो गई है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? इमेज इज लोकेटेड बिटवीन दी पोल एंड दी फोकस। ठीक है, दैट इज इमेज इज located between pole and focus। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब यहां से देखते हैं। चलो, मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है? m किसके बराबर होता है? माइनस का v/u। ठीक है, तो यहां से देखो v अपॉन में u, ये v ऊपर जाएगा तो v अपॉन में u की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है? लेस देन 1 है ना। देखो इसको ऊपर लेके जाओ तो ये क्या आ रहा है? 1। यहाँ पे v अपॉन में u, तो इसका मतलब v अपॉन में u की जो वैल्यू है वो क्या है? 1 से छोटी। तो मैग्निफिकेशन भी क्या होगी? 1 से छोटी। अच्छा, ये माइनस कहाँ गया मैम? अब बेटा ये जो u है वो किस में होता है? माइनस में। तो ये u माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल। मेरी जो मैग्निफिकेशन है वो क्या है? ये लेस देन 1। अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटी है तो इसका मतलब मेरी जो इमेज है वो कैसी है? डिमिनिश्ड। आई बात समझ? कोई दिक्कत इतने में? चलो करें आगे। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला? एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। आगे, a concave lens of focal length 15 and a third lens of unknown focal length। ठीक है, 3 लेंस है यहाँ पे, हमें 2 की फोकल लेंथ गिवन है, तीसरे की फोकल लेंथ नहीं गिवन। आगे, if the focal length of the combination is 12, और हमारा ये जो कॉम्बिनेशन है इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 12। तो यहाँ पे हमारे पास 3 फोकल लेंथ है, एक है 10,
दूसरी है 15 और तीसरी क्या है अननोन। तीसरे का हमें नहीं पता कि उसकी फोकल लेंथ कितनी है। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, आगे क्या बोला? फाइंड द नेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द थर्ड लेंस। जो तीसरे वाला लेंस है उसकी हमें फोकल लेंथ बतानी है कितनी होगी इफ द लेंसेज आर थिन। और अगर लेंस जो है वो थिन की जगह थिक होगा तो क्या अंतर आएगा। ठीक है, चलो करें। क्या क्या फोकल लेंथ है? 10, 15 और एक है अननोन। कॉम्बिनेशन में फोकल लेंथ का फॉर्मूला कितना होता है? 1/f इज इक्वल्स टू 1 में f1 प्लस 1 f2 प्लस 1 में f3। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। और कॉन्केव की फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है? नेगेटिव। ठीक है, चलो ये कितना हो जाएगा? 1/12 इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/15 प्लस 1 में f3। चेक कर लेते हैं, वैल्यूज ठीक पुट करिए हमने। कॉन्वेक्स 10 का था, कॉनकेव -15 और थर्ड वाला कैसा है? अननोन। ठीक है, चलो मुझे निकालना है 1 में f3, तो वो कितना आ जाएगा? 1/12 माइनस 1/10 ये इधर जाएगा तो प्लस 1/15। कितना हो गया ये? 60। ठीक है, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? कोई दिक्कत? ठीक है, ये कितना हो गया सॉल्व करके? 1/f3 इज इक्वल्स टू ये कितना आ गया? 5 + 4 9, 9 - 6 3, 3/60। f3 की वैल्यू आ रही है 20 सेंटीमीटर, वो भी किस में? प्लस में। इसका मतलब ये कैसा लेंस रहा होगा? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव। ठीक है, चलो और कुछ भी पूछा था क्वेश्चन में हमें? हाँ, ये भी पूछा था विल द आंसर चेंज इफ द लेंसेज वर थिक। अगर ये जो लेंसेज है वो थिक होते तो क्या आंसर चेंज होता? हाँ, आंसर चेंज होता। कैसे चेंज होता? देखो, थिक लेंसेज के लिए अगर मेरे को इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी होती है, मान लो मेरे पास 2 लेंस है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस का d f1 f2। ठीक है, तो अगर d क्या है? दोनों लेंसेज का जो भी होगा। तो कहने का मतलब मेरा जो आंसर है वो चेंज होगा अगर थिक लेंस होंगे तो। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या बोला है कि एक थिन लेंस है, a thin lens is a transparent optical medium bounded by the two surfaces at least one of which should be spherical। ठीक है, ये तो हमें लेंस के बारे में बताया। Apply the formula for the image formation by a single spherical surface at the two surfaces of the lens, one can obtain the lens maker formula। ठीक है, हम लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं एंड देन दी लेंस फॉर्मूला, उससे लेंस फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं, ये भी ठीक है। A lens has two foci called first focal length and the second focal length of the lens, one on the each face। ठीक है, consider the arrangement shown in the figure। हमें ये arrangement consider करना है। A black vertical arrow and a horizontal thick line। एक black vertical arrow है ये ऊपर और एक horizontal thick line है। With a ball are painted on a glass plate। ठीक है, it serves as the object। When the plate is illuminated, its real image is formed on the screen। इसकी real image screen पे form होती है। ठीक है, which of the following correctly represents the image formed on the screen। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी correctly representation है image की। अच्छा एक बात बताओ, हमारा जो convex lens है ना, convex lens कैसी image बनाता है? रियल और इन्वर्टेड इमेज। कब तक? जब तक वो हमारा जो है फोकल लेंथ और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तब तक कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है? हमारा रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, अब मेरे को ये देखना है कि ये जो मेरा एरो है इसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज कौन सी है इन चारों में से। अच्छा अब देखो मेरे को ये कैसे पता लगा कि मेरे को यही वाला केस लेना है, वर्चुअल और इरेक्ट वाला नहीं लेना। देखो इसने बोला ना इट्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, तो मेरे को रियल इमेज वाला केस लेना है।
अच्छा, रियल इमेज वाले केस में देखो, रियल इमेज जो होगी वो कैसी होगी, इन्वर्टेड इमेज। ये अभी फिलहाल कैसे बना हुआ है, ऊपर ये वाला एरो है और ये इस डायरेक्शन में। और अगर मेरे को इसकी इन्वर्टेड इमेज बनानी है तो वो इमेज कैसी होगी फिर इसकी, ये इस तरफ और ये एरो नीचे, है ना। देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट करें। अच्छा, सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सबसे पहले, फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो मैग्निफिकेशन है वो हमेशा नेगेटिव होगी, ये सच है कोई। मैग्निफिकेशन नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि हमारी जो इमेज है वो कैसी बन रही है, यस, वेरी गुड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है क्या वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, वो तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज भी बनाता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, चलो बाकी की भी चेक कर लेते हैं। फॉर ऑल द वर्चुअल इमेजेस फाउंड बाय अ मिरर मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। ठीक है, आगे, फॉर अ कॉन्केव लेंस मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। कॉन्केव लेंस के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगी, ये भी ठीक है। फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, ये भी ठीक है। रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है, ये ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के लिए मैग्निफिकेशन कैसी होती है हमारी, पॉजिटिव। फिर उसके बाद आता है कॉन्केव लेंस के लिए हमारी जो मैग्निफिकेशन है वो कैसी होती है, पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्केव लेंस हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। इसका मतलब फर्स्ट वाला क्या है हमारा, इनकरेक्ट। ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट पढ़ो फटाफट। सेकेंड में हमें क्या बोला है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो ये मेरे पास एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल लेंथ है f, इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ऐसे करके इसे दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करती है। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब हमसे पूछे कि ये जो आधे आधे हमारे दोनों पार्ट्स हैं इनकी फोकल लेंथ कितनी होगी। तो इस आधे पार्ट की फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी अब, 2f। ठीक है, और इस इधर भी 2f। कोई दिक्कत, चलो आगे देखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या बोला है हमें, इफ एन ऑब्जेक्ट इन केस 1, ठीक है, above is 20 centimeter from the lens and the screen is 50 centimeter away from the object, हमें बताना है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज्ड कितनी होगी। ठीक है, चलो करें। If an object in case 1 above is 20 centimeter from the lens, ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से कितना दूर है, 20 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे, एंड द स्क्रीन इज 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। स्क्रीन जो है वो कितनी दूर है, 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। मान लो यहाँ पे स्क्रीन है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से कितना दूर है ये, 50 सेंटीमीटर, तो लेंस से कितना होगा फिर 30। आगे हमें निकालना क्या है इसमें, फोकल लेंथ। क्या होता है फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। चलो ट्राई करो फटाफट, इसका आंसर मेरे को कमेंट करो कितना आ रहा है। यस, वेरी गुड। कितना आंसर आया इसका, 1/30 और ये हो जाएगा 1/20, है ना। कितना आ जाएगा यहाँ पे, +3। 1/f की वैल्यू कितनी आ गई है, 5/60। तो f की वैल्यू कितनी आ गई है, 12 सेंटीमीटर। वो भी कैसे है, पॉजिटिव में। और पॉजिटिव में होनी भी चाहिए थी, क्यों, क्योंकि लेंस कैसा है हमारा,
कॉन्वेक्स। ठीक, चलो आगे देखते हैं। द डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। चलो पहले मैं 2 मिनट देती हूँ, क्वेश्चन पढ़ लो जब तक। इसका आंसर है 12 सेंटीमीटर। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है हमसे इस क्वेश्चन में। द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट फोकल लेंथ ऑफ अ बायोकॉन्वेक्स लेंस इज x1। एक पहली जो फोकल लेंथ है उससे डिस्टेंस कितना है x1, एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द सेकंड फोकल लेंथ इज x2। सेकंड फोकल लेंथ से डिस्टेंस कितना है x2। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी। अच्छा देखो, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, क्या बोला है, पहली जो फोकल लेंथ है उससे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इससे कितना दूर है, x1 बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, और क्या बोला है हमें, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द सेकेंड फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज है x2। लेट अस सपोज ये यहाँ पे सेकेंड फोकल लेंथ है और सेकेंड फोकल लेंथ से इमेज का जो डिस्टेंस है वो कितना है x2। कोई दिक्कत, ठीक है। हम लोग जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और v लेते हैं वो कहाँ से होता है, लेंस से। तो यहाँ पे अगर मैं लेंस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u देखूं तो वो कितना हो जाएगा, x1 प्लस f, और इस तरफ है तो मैंने क्या लिया, ये नेगेटिव, और ये यहाँ पे कितना होगा, f प्लस x2। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब लेंस फॉर्मूला लगाओ, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1 में f। इन सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे हम लोग, तो कितना आ जाएगा ये, 1 में f प्लस x2 माइनस, देखो ये यहाँ पे माइनस है, इधर फॉर्मूले का माइनस है, एक माइनस ही है, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा, प्लस 1 में f प्लस x1 इज इक्वल्स टू 1/f। कोई दिक्कत, चलो एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ गया ये, f प्लस x1 प्लस f प्लस x2 अपॉन में f प्लस x1 f प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, ऊपर कितना आ गया ये, 2f प्लस x1 प्लस x2, और इस f को मैंने ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हो गया, f प्लस x1, और यहाँ पे आ गया f प्लस x2। ठीक है, चलो सॉल्व कर लें, कितना हो गया, 2f स्क्वायर प्लस f x1 प्लस f x2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये, f स्क्वायर प्लस f x1 प्लस f x2 प्लस x1 x2। ठीक है, अच्छा अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, f x1 से f x1, f x2 से f x2, ये f स्क्वायर इधर पे जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, 2f स्क्वायर माइनस का f स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 x2, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, f स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 x2, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √x1 x2। कोई दिक्कत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों ने थ्योरी में भी नहीं करा है ना। चलो अब देखते हैं इसका कोई ऑप्शन मैच किया भी है, नहीं किया है। हमारा आंसर कितना आ रहा है, √x1 x2, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे करें, ये आप लोग लिख लो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
क्या बोला है हमें क्वेश्चन में, ये आप लोग रीड कर लो पहले, किसके बारे में बता रखा है, ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन चेक करते हैं। मैं तब तक क्वेश्चन नंबर 1 की फिगर बनाती हूँ, आप लोग रीड कर लो। हो गया, चलो अब क्वेश्चन पढ़ो। हमें क्या बोला है कि एक स्मॉल बल्ब है, इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड, जिसके के अंदर क्या है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड। अच्छा, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n, टू अ डेप्थ h, इसकी डेप्थ कितनी है h, ठीक है। आगे, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर एरिया ऑफ सरफेस ऑफ द लिक्विड थ्रू विच द लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन एमर्ज आउट इज r। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं कि जितने पार्ट से लाइट जो है एमर्ज आउट कर सकती है बाहर, उसका रेडियस कितना है r, तो हमें निकालना है r बाय h का रेशियो। अच्छा देखो, हमारी जो लाइट रेज है वो कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन तो आ ही सकती है जहां पे क्या हो, TIR, TIR का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब कि जब हमारी लाइट रेज बाहर ना जाके वापस अंदर ही आ जाएंगी। तो इन्होंने बोला है कि मेरे को वो मैक्सिमम जहां तक हमें लाइट रेज जो है बाहर दिखेंगी उसका जो रेडियस है वो कितना है r, तो उस r बाय h का हमें निकालना है रेशियो। ये कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है, हम लोगों ने ये थ्योरी में किया हुआ है। कौन सा टॉपिक है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। चलो अब देखो, अगर मैं यहां से एंगल थीटा निकालूं इस वाले फिगर से, ये कितना है r, तो यहां से टेन थीटा कितना आ जाएगा मेरा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो हो जाएगा r बाय h, ठीक है। अच्छा, TIR की कंडीशन क्या होती है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय n, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए, टेन थीटा, टेन थीटा क्या है r बाय h, तो साइन है मेरे पास, हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है क्लास 10th में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कितना हो गया ये, साइन स्क्वायर थीटा कितना है 1 बाय n स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा ये n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n स्क्वायर, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर हमारी n स्क्वायर माइनस 1 अब बाय n, और ऊपर आ जाएगा रूट, नीचे भी रूट आया लेकिन वो तो कैंसिल हो गया, ठीक है। चलो अब मेरे को क्या निकालना है, टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा किसके बराबर है, r बाय h के बराबर, और वही हमसे पूछा है। टेन थीटा कितना होता है, साइन अपॉन में कॉस, तो इसका मतलब इन दोनों को क्या कर दूं, डिवाइड, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 बाय n अपॉन में अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n, n से n कैंसिल, तो टेन थीटा जो है r बाय h वो किसके बराबर आ रहा है हमारा, 1 अपॉन में अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1। चेक कर लें कोई ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, चलो देखते हैं। इसका तो ए ही ऑप्शन करेक्ट आ रहा है ना, 1 बाय रूट n स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। चलो समझ आया, करें अब आगे, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या बोला है हमें इस क्वेश्चन में, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ फेस ऑफ अ प्रिज्म विद रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री, ठीक है। The angle of minimum deviation is 30 degree. The refractive index of the material of the prism is close to. इनमें से हमें refractive index निकालना है। हमें रिफ्रैक्टिंग एंगल भी दे रखा है और हमें क्या दे रखा है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। यहाँ तक समझ में आया, चलो करें ट्राई। कौन सा पार्ट है ये, सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का। सबसे पहले वो लिख लेते हैं जो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्या क्या गिवन है हमें इस क्वेश्चन में, ए की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, और हमें क्या गिवन है मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन की वैल्यू कितनी गिवन है 30 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है, एन का फॉर्मूला कितना होता है, साइन ए प्लस डेल एम अपॉन में 2 अपॉन में साइन ए बाय 2, ठीक है। सॉल्व करते हैं कितना आ रहा है, कितना हो जाएगा ये साइन
a प्लस डेल m, तो ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 30 है ना, डिवाइडेड बाय 2। अपॉन में साइन a बाय 2, a कितना है 60 बाय 2। ठीक, कितना हो जाएगा ये साइन 60 प्लस 30 90, 90 बाय 2 45, तो ये हो गया साइन 45 डिग्री अपॉन में साइन 30 डिग्री। वैल्यूज पुट कर देते हैं, देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। साइन 45 कितना होता है 1 अपॉन में √2 और साइन 30 कितना होता है 1 बाय 2, ये ऊपर जाएगा 2 बाय √2, तो ये आ गया √2 और √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। अब चेक करते हैं अप्रोक्सीमेटली, हाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा इसमें सेटिस्फाई कर। कोई दिक्कत, चलो करें अब आगे। यस ईशा वेरी गुड बेटा, एकदम सही आंसर है आपका। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका क्या बोला है हमें। The angle of minimum deviation for a ray of light incident on a thin prism made of crown glass, ठीक है, हमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को dm लिखा है और n की वैल्यू गिवन है। फिर दोबारा में एक और दूसरा फ्लिंट ग्लास है, उसमें n गिवन है हमें, तो पूछा अब की बारी हमारा जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है वो कितना होगा। ठीक है, कितना चेंज हो जाएगा बेसिकली। अच्छा चलो ये लिख लिया है, आगे कर दूं मैं। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला कितना होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है फर्स्ट पार्ट में 1.52। ठीक है, जब 1.52 है तो डेल्टा किसके बराबर है डीएम के। 1.52 माइनस 1, तो ये डीएम कितना आ गया हमारा 0.52 और साथ में ए। कोई दिक्कत, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में भी निकालना है हमें। सेकंड पार्ट में डीएम डैश मान लेते हैं चलो, और एन की वैल्यू कितनी है 1.62। 1.62 माइनस 1 साथ में ए, तो डीएम डैश कितना आ गया हमारा 1.62 को माइनस करूंगी तो 0.62 और ए। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है परसेंटेज चेंज कि कितना बेसिकली वो चेंज हुआ है। तो कितना हो जाएगा ये डीएम डैश माइनस डीएम अपॉन में डी इंटू 100। कोई दिक्कत, सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। कितना आएगा ये 0.62 माइनस 0.52 अपॉन में 0.52 इंटू 100। ठीक है, ऊपर कितना आ गया ये 0.1 डिवाइडेड बाय 0.5। ठीक है, चलो कैलकुलेट कर लो कितना है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये आ रहा है 1000 डिवाइडेड बाय 52। आया यहाँ तक समझ? ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अंदाजा लगा लो कि कितना आएगा। अगर ये 50 होता तो ये कितना आता, फिर 20 आता, तो 20 के आसपास, और इससे थोड़ा ज़्यादा है, 50 से थोड़ा ज़्यादा है तो 20 से जो थोड़ा कम होगा। कितना आएगा आंसर हमारा, इंक्रीजेस बाय 19%। कैसे आया ये 19 भी देखो, क्योंकि भाई हमने डीएम डैश माइनस डीएम करा है, तो इसका मतलब मैंने फाइनल माइनस इनिशियल करा है और वो पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या करी है, वैल्यू इंक्रीज कर गई है। ठीक है, चलो तो इसका आंसर कितना आ जाएगा फिर हमारा 19%। करें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हमें, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास सरफेस, एन की वैल्यू गिवन है और रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4r फ्रॉम इट एज द ऑब्जेक्ट मूव स्लोली क्लोज टू द सरफेस। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। पहले इन्होंने जो ऑब्जेक्ट है वो 4r डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है, और फिर धीरे धीरे उसको पास लेके आ रहे हैं। तो जब वो 4r डिस्टेंस पे है तब तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन जैसे जैसे पास लेके आएंगे तो फिर हमारी इमेज कैसी बन जाएगी उस टाइम पे जाके, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये तो आते हैं रे डायग्राम तो इनके, कोई दिक्कत है इसमें। चलो करें आगे, ये सॉल्व ना करवाऊं,
कौन सा आंसर आना चाहिए इसका? फर्स्ट रियल एंड देन वर्चुअल। और भी था उसमें कोई क्वेश्चन? हाँ, एक क्वेश्चन और है। अ डबल कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, फोकल लेंथ गिवन है, हमें निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, फोकल लेंथ है 10। एन की वैल्यू कितनी है? 1.5, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने निकालना है। अच्छा देखो, जब हम मिरर की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, फोकल लेंथ निकालनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का डायरेक्टली क्या कर देंगे? हाफ। ठीक है, लेंस में लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेंस में क्या फॉर्मूला होता है? 1/f इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में μ1 और 1/, ठीक है, ये μ2 क्या है? जो हमारा लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये μ1 क्या है? जिस मीडियम में उसे रखा गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे किस में रखा है? एयर में। अगर कुछ नहीं बोला है तो एयर मैंने कंसिडर कर लिया। ये कितना हो गया? 1/10। ठीक है, μ1 की वैल्यू 1 और μ2 की वैल्यू 1.5, 1.5 माइनस 1, ये कितना आएगा? 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये लेंस है हमारा। ये वाला जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये कैसा है? इस तरफ पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो 1/r1 को मैंने मान लिया है 1/r और 1/r2 को मैंने मान लिया है माइनस का r। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया? 1/10। 1.5 माइनस 1 कितना हो गया? 0.5। 1/r माइनस माइनस प्लस कितना हो गया? ये 2/r। तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 0.5, ऊपर जाएगा तो 0.5 इंटू 2 इंटू 10। तो r की वैल्यू कितनी हो गई है फिर? 5 2 ज़ा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख लो ये फटाफट। हो गया? चलो कर दूं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा इस चैप्टर के क्वेश्चंस थोड़े बड़े हैं, है ना, तभी इतना टाइम लग रहा है करने में। अच्छा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? अ थिन पेंसिल ऑफ फोकल लेंथ, थिन पेंसिल है, फोकल लेंथ नहीं खाली लेंथ है उसकी, f/4 इज प्लेस्ड कोइंसाइडिंग विद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ मिरर ऑफ फोकल लेंथ f। ठीक है, मिरर की फोकल लेंथ f के साथ। ठीक है, the image of the pencil is real and the enlarged just touches the pencil। अच्छा, ये ऐसा क्वेश्चन ना पहले भी आया हुआ है, उसमें हमें जो भी थी शायद रॉड दे रखी थी पेंसिल की जगह, और उसकी जो लेंथ थी वो f/3 दी थी। अभी क्या दे दिया? पेंसिल दिया और उसकी लेंथ कितनी है? f/4। ठीक है, अच्छा, और अगर ये रियल एंड एनलार्ज इमेज प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब कौन सा मिरर होगा ये? यस, वेरी गुड, कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसको कैसे रखा है? कोइंसाइडिंग विद द प्रिंसिपल एक्सिस, और लेंथ कितनी है इस पेंसिल की? f/4। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, और कैसी इमेज है? रियल एंड एनलार्ज इमेज। अच्छा देखो, और एक और चीज बोलिए जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इसकी इमेज है जस्ट टचेस द पेंसिल। अब वो जस्ट कब टच करेगी पेंसिल को? जस्ट तो वो तभी टच कर पाएगी ना पेंसिल को, क्योंकि देखो जो हमने ये पढ़ा था कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम में कि ऑब्जेक्ट जो 2f पे होगा उसकी इमेज भी कहाँ बनती है? 2f पे। तो इसका मतलब हमारी जो एक एंड है पेंसिल का वो कहाँ पे होना चाहिए? 2f पे। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, जस्ट टचेस, इसका मतलब इसका जो ये वाला एंड है ये कौन सा होगा? 2f। ठीक है, अच्छा अब देखो, पीछे वाले एंड की तो कोई टेंशन नहीं है, अब इस आगे वाले एंड की बात करते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होगा वो कितना होगा? 2f माइनस f/4। देखो ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है? 2f। ये वाला डिस्टेंस कितना है? f/4। मैं सिर्फ आगे वाले पार्ट की बात कर रही हूँ। तो मेरा जो आगे वाला पार्ट है उसका u कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है? 2f।
ये मेरे को कैसे पता लगा कि भाई ये 2f है, ये ऐसे पता लगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला इमेज जो है वो जस्ट टचेस द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब इमेज उसी पॉइंट पे बनी है जहां पे क्या था, ऑब्जेक्ट। और ये सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, कब, जब ऑब्जेक्ट का हो एट अ डिस्टेंस ऑफ 2f। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा, u की वैल्यू आ जाएगी 7f/4। कोई दिक्कत? चलो अब u गिवन है, f भी हमें पता है, v निकाल लेते हैं। ये मैं सिर्फ आगे वाले पार्ट के लिए देख रही हूँ, मैंने पीछे वाले पार्ट का भी कुछ नहीं करा है, सिर्फ आगे वाले पार्ट के लिए। तो आगे वाले पार्ट के लिए कितना होगा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला कितना होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो कितना आ गया ये, कॉनकेव है तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, माइनस में, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी किस में है, माइनस में। तो माइनस माइनस क्या हो गया ये, प्लस। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा ये 7f, ऊपर कितना आ गया -7 प्लस 4। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर, v इज इक्वल्स टू 7f अपॉन में 3 -7 प्लस 4। तो v की वैल्यू कितनी आ गई है, -7f/3। कोई दिक्कत? ये सिर्फ अभी फर्स्ट पार्ट की बात करी है मैंने। अच्छा, अब एक बात बताओ कि हमारी जो इमेज है आगे वाले पार्ट के लिए, है ना, जो इमेज है आगे वाले पार्ट के लिए वो कहाँ पे थी, इनिशियली यहाँ पे था, और इमेज कहाँ पे बन रही है हमारी 7f/3 पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये लेंथ कितनी हुई, फिर हमारी लेंथ कितनी होगी। देखो अभी ये कुछ ऐसे रखा था, पीछे वाला पार्ट 2f पे था, ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा है। इसकी जो इमेज है, किसी और कलर से मैं बनाती हूँ, इसकी जो इमेज है वो कैसे बनेगी, कुछ यहाँ पे ऐसे, है ना। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना दे रखा है हमें, डिस्टेंस 7f/3। तो इसका मतलब ये पॉइंट कौन सा दे रखा है, 7f/3। ये जो 2 था, ये 2f फिक्स्ड है, बस इस पॉइंट के लिए मैंने निकाला है। तो इस पॉइंट की इमेज यहाँ पे बनी है, तो ये अब ये वाली टोटल इमेज होगी, क्योंकि ये 2f वाले को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो एज इट इज रहेगा। अब मेरी जो इमेज की लेंथ है वो कितनी होगी, वो होगी 7f/3 माइनस का 2f, है ना। चलो, तो इमेज की लेंथ कितनी हो जाएगी, 7f/3 माइनस का 2f। तो कितनी आ जाएगी ये, 7f माइनस 6f अपॉन में 3। तो इमेज की लेंथ को मैं l डैश मान लेती हूँ, कितनी आ गई है ये, f/3। ठीक है, और लेंथ कितनी थी इनिशियली हमारी, f/4। और मैग्निफिकेशन क्या होगा, जो हमारी लेंथ है किसकी, इमेज की, अपॉन में ऑब्जेक्ट की, v/u होता है, सेम ऐसे ही यहाँ पे होता है। तो कितना आ गया ये, f/3 अपॉन में f/4, f से f कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई है हमारी, 4/3। कोई दिक्कत आया समझ, थोड़ा सा ट्रिकी तो था ये क्वेश्चन, बस एक चीज ध्यान रखनी थी, जस्ट टचेस जो बोला ना, इसका मतलब कि एक एंड जो है वो पेंसिल का वो 2f पे रखा है। ठीक है, चलो ये कर लो, फिर सेकंड पार्ट करते हैं इसका। चलो हो गया, करें सेकंड पार्ट, देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ रिफ्रैक्टिंग फेस AB ऑफ अ प्रिज्म ABC एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, साथ के साथ फिगर बनाते रहते हैं। ठीक है, एक प्रिज्म है ABC, इस वाले फेस पे जो लाइट इंसिडेंट हुई है वो कितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है, 45 डिग्री। ठीक है, ये क्या होगा इसका नॉर्मल। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला हमें क्वेश्चन में,
at an angle of 45 degree. The ray emerges from face AC and the angle of deviation is 15 degree. जो रे है वो कहाँ emerge हो रही है? AC से, और angle of deviation कितना है? 15 degree. The angle of prism is 30 degree. Angle of prism कितना है हमारा? 30 degree. एंगल ऑफ प्रिज्म है 30 डिग्री और एंगल ऑफ डेविएशन है हमारा 15 डिग्री. यहाँ तक आया समझ? ठीक. ये इस सरफेस का नॉर्मल. आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? शो दैट द एमर्जेंट रे इज नॉर्मल टू फेस AC. हमें ये दिखाना है जो एमर्जेंट रे है वो नॉर्मल है किसके? फेस AC के. ठीक है, तो नॉर्मल कब होगी? जब एंगल ऑफ एमर्जेंस कितना होना चाहिए था हमारा? 0. इसका मतलब मेरे को ये प्रूव करना है कि E की वैल्यू है 0. ठीक है, आगे फ्रॉम विच इट एमर्जेस आउट, और फिर आगे बोला है हमें फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म. अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी मिनिमम डेविएशन जैसा कुछ नहीं है, तो हम मिनिमम डेविएशन में जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है n इज इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल्टा बाय 2 साइन a बाय 2 वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे. वो सिर्फ तब लगाएंगे जब हमें क्वेश्चन में मिनिमम डेविएशन बोला हुआ होगा. ठीक है, चलो. अच्छा, अब इसमें हमने रिलेशन क्या पढ़ा था? डेल प्लस ए इज इक्वल्स टू आई प्लस ई. ई मेरे को निकालना है, तो कितना हो जाएगा? डेल प्लस ए माइनस का आई. अब डेल्टा कितना है? एंगल ऑफ डेविएशन 15 डिग्री, और ए की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री, और आई की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री. तो ये कितना हो गया फिर? 45 डिग्री माइनस 45 डिग्री. तो ये कितना आ गया हमारा? ई की वैल्यू आ गई है 0. ठीक है, ई की वैल्यू 0 आई है. इसका मतलब एमर्जेंट रे ये नहीं है जो हमने बनाई है, इसका मतलब एमर्जेंट रे यही है जो ऐसे गई है. ठीक है, नॉर्मल के अलोंग ही गई है. कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं क्या बोला है आगे हमें फिर. विच एमर्जेस आउट ऑल्सो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल. हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल ने. अच्छा देखो, अगर ये इसी के अलोंग गई है ना, तो लाइट रे नॉर्मल के अलोंग कब जाती है? यस, वेरी गुड. नॉर्मल के अलोंग कब जाएगी? जब नॉर्मल के अलोंग ही आई होगी. इसका मतलब यहाँ पे जो मेरा एंगल है R2 वो भी कितना होगा? 0. यहाँ तक समझ में आई? ठीक है, चलो अब आगे देखो. R2 कितना है? 0. A का फॉर्मूला कितना होता है? A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2. R2 की वैल्यू 0. इसका मतलब A किसके बराबर आ जाएगा? R1 के. कोई दिक्कत? ठीक है. और A कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में? 30 डिग्री. तो R1 की वैल्यू भी कितनी हो गई है फिर? 30 डिग्री. ठीक. अब जो हमारा आगे वाला सरफेस है ना, ये वाला सरफेस, इस पे सिर्फ मैं स्नेल्स लॉ लगा रही हूं. कितना होगा? N1 साइन I इज इक्वल्स टू N2 साइन R. तो N1 कितना है यहाँ पे? 1 एयर है. साइन I कितना हो जाएगा? साइन 45 डिग्री. N2 यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें निकालना है. अच्छा, और R कितना है? 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री. साइन 45 कितना होता है? 1/√2 N2, और साइन 30 कितना होता है? 1/2. ये ऊपर जाएगा तो N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/√2. तो N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2. तो N2 की वैल्यू आ जाएगी 1.414. ठीक है, चलो करें अब आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये लिखना है आप लोगों को, लिख लो पहले से. करें अब. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ लेबल्ड रे डायग्राम
द फॉर्मेशन ऑफ द फाइनल इमेज बाय एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एट इन्फिनिटी। चलो ठीक है, ये तो डेरिवेशन कर लोगे आप लोग। वैसे भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लॉन्ग वीडियो जिसमें मैंने सब चीज करवा रखी है, पूरा चैप्टर करवाया, उसका लिंक डाल दूंगी, ठीक है, वहां से कर लेना अगर नहीं आता है तो। फिलहाल मैं क्वेश्चंस करा देती हूँ। क्या बोला है इसको सेकंड पार्ट में, द टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 20। टोटल मैग्निफिकेशन, m का फॉर्मूला कितना होता है, m नॉट इंटू me, ठीक है। टोटल मैग्निफिकेशन हमें कितनी गिवन है, 20। आगे, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ आईपीस इज 5। तो मैग्निफिकेशन जो आईपीस ने प्रोड्यूस करी है वो कितनी है, 5। तो कितना हो जाएगा, m नॉट इंटू 5। तो यहाँ से m नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/5, तो m नॉट हो जाएगा 4। कोई दिक्कत, चलो आगे करते हैं। आगे हमें क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस इज ऑब्जर्व टू बी 14 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कितनी होती है हमारे पास, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप v नॉट प्लस यूई, ठीक है। आगे क्या बोला है हमें क्वेश्चन में, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस। ऑब्जेक्टिव और आईपीस की फोकल लेंथ निकालनी है हमें, एफ और एफ ई निकालने हैं। और ये कितना दे रखा है, 14। एफ ओ और एफ ई हमने फाइंड आउट करना है। चलो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एमओ है और एमई भी है। अच्छा, एमई का हमने एक और फॉर्मूला भी तो पढ़ा है, 1 + d/fe, ठीक है। यहां से पहले हम निकाल लेते हैं Fe कितना आ रहा है। Me की वैल्यू कितनी है, 5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस d की वैल्यू 25 अपॉन में Fe। इधर जाएगा कितना हो गया, 4 इज इक्वल्स टू 25 अपॉन में Fe। तो Fe की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर, 25 अपॉन में 4, ठीक है। चेक कर लो एक बार, सारी कैलकुलेशन ठीक है हमारी। कितना आ जाएगा बेटा इसे कैलकुलेट करके, Fe की वैल्यू आ जाएगी 6.25 सेंटीमीटर। देखो कोई दिक्कत है इतने में, चलो आगे करें। अब नेक्स्ट हमें क्या क्या फाइंड करना है, V नॉट और UE। तो V नॉट और UE फाइंड आउट कर लेते हैं, इतना लिख लो पहले। अच्छा देखो, V नॉट और UE निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मेरे पास हमारे पास MO है ना। तो अगर MO है तो एक रिलेशन तो आ जाएगा वहां से V और UE में, ठीक है। इतना लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज कर देती हूँ। हो गया, चलो करें अब आगे। सबसे पहले 1/Fe इज इक्वल्स टू 1/VE माइनस 1/UE, ठीक है। 1/Fe कितना आया था अभी हमारा पीछे, Fe की वैल्यू है 6.25, ठीक है। 1/VE हमने निकालना है, माइनस हमें क्या क्या निकालना है, V नॉट और UE, V नॉट और UE निकालना है हमने। V कितना है, 25, और ये कितना हो जाएगा, UE की वैल्यू मेरे को नहीं पता। यहां तक समझ में आया, चलो कैलकुलेट कर लें अभी इसे कितना आएगा ये, 1/UE इज इक्वल्स टू 1/25 माइनस 1 अपॉन में 6.25। कितना आ गया ये, 25 एलसीएम आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 - 4, तो ये कितना आ जाएगा, 1/UE इज इक्वल्स टू माइनस का 3/25। तो UE की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, UE इज इक्वल्स टू माइनस का 25/3, ठीक है। चलो ये लिख लो। अब मेरे को क्या चाहिए, अभी मेरे पास कितना आया है, UE। अब मेरे को क्या और चाहिए, V नॉट और चाहिए। तो वापस से मैं ये वाली इक्वेशन एक और बार लगाऊंगी, किसके लिए, V नॉट के लिए, ठीक है।
पहले लिख लो, ये हो जाए तो बता दो। अच्छा अब आगे देखो, लेकिन वी नॉट के लिए लगाने से पहले मेरे को वो भी तो नहीं पता है, एफ नॉट भी नहीं पता है, तो ये एल वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। एल किसके बराबर है हमारा, 14 दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, और एल किसके बराबर है, वी नॉट प्लस यू ई। ठीक है। अच्छा इसमें एक गड़बड़ कर दिया, यू ई किस में था, ये 1/25 और ये इधर आया माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा, ये भी प्लस, और ये यू ई किस में है, माइनस में, तो ये यू ई की वैल्यू कितनी आ रही है कैलकुलेट करके, फिर 5 आ रही है ना, और यू ई होता किस में है, माइनस में। अच्छा ठीक है, एल कितना था 14, वी नॉट हमें नहीं पता, यू ई कितना है मेरे पास 5, ये इधर जाएगा तो 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। बेटा मैंने ये यहाँ पे यू ई नेगेटिव में क्यों नहीं पुट करा है, हालांकि यू ई नेगेटिव में होने के बाद भी, क्योंकि जब हम लेंथ लिखते हैं ना वहां पे हम खाली मैग्नीट्यूड्स लिखते हैं। ठीक है। अच्छा अब देखो, हमने अभी एम ओ किसके बराबर पढ़ा था, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, है भी 5 मार्क्स का, वी नॉट बाई यू नॉट, और एम ओ था कितना 4, तो 4 किसके बराबर आ गया, वी नॉट बाय यू नॉट, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई फिर हमारी 4 यू नॉट। ठीक है, चलो अब कितना आ जाएगा ये, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो f नॉट तो मेरे को निकालना है, ये कितना आ गया, v नॉट की वैल्यू कितनी है 1/9, और यहाँ से अगर मैं निकालूंगी तो ये कितना आ जाएगा फिर 9/4, तो ये आ जाएगा 4/9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा फिर हमारा, नीचे 9 ऊपर 1 माइनस 4, ये ठीक करा है, यू नॉट की वैल्यू है वी नॉट बाय 4, तो ये आ जाएगी 9/4, यहाँ पे 9/4 पुट कर देंगे यू नॉट की वैल्यू, है ना। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है फिर हमारा, एफ नॉट 1/f नॉट इज इक्वल्स टू माइनस का 3/9, तो एफ नॉट की वैल्यू कितनी आ गई है फिर, माइनस का 1/3 ना, तो ये आ रही है माइनस का 3। कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी है, क्योंकि हमारा ये जो है फोकल लेंथ वो किसनी होती है, पॉजिटिव होती है ना कॉन्वेक्स की, चेक कर लो एक बार ये सारी चीजें ठीक है। 1/f नॉट इज इक्वल्स टू 1/v नॉट माइनस 1/u नॉट, और v नॉट की वैल्यू हमारी आई है 9, 14 माइनस 5 9, ठीक है, u नॉट 9/5। अच्छा ये नेगेटिव में होता है ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये प्लस हो जाएगा, ये कितना आ गया 5/9, तो f नॉट की वैल्यू आ जाएगी फिर 9/5, तो f नॉट कितना आ जाएगा फिर हमारा 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो करें अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिख लो पहले आप लोग। हो गया, यस चाहर हाय बेटा, देखो ये हो गया आप लोगों का, नेक्स्ट कर दूं मैं, ये माइनस भी लगा लेना। चलो करें आगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर
फ्रॉम अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, u इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। आगे फ्रॉम अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, वो कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। द लेंस फॉर्म्स अ शार्प इमेज ऑन द स्क्रीन। If thin concave lens is placed in contact with the convex lens, the sharp image on the screen is formed when the screen is moved। ठीक है, देखो इन्होंने बोला कि जब एक कॉन्वेक्स लेंस है तो हमें ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये फोकल लेंथ है और हमें शार्प इमेज मिल रही है स्क्रीन पे। तो पहले मैं इतने ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ क्वेश्चन कहाँ तक करा है, यहाँ तक। अब बाद में इसकी सेकेंड कंडीशन देखेंगे। तो 1/f का फॉर्मूला कितना होता है, 1/v माइनस का 1/u। कितना हो गया ये, मेरे को क्या निकालना है 1/v, तो हो जाएगा 1/f माइनस माइनस 1/- प्लस 1/u। ठीक है, कितना आया ये 1/v, 1/f की वैल्यू कितनी है 1/10 और ये हो जाएगा माइनस का 1/30। तो ये कितना हो गया, एलसीएम लेंगे 30, ऊपर आएगा 3 माइनस 1, तो 1/v की वैल्यू कितनी आ गई है 2/30, तो v की वैल्यू आ गई है 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, चलिए यहां तक समझ में आया, आगे करते हैं, लिखो तब तक। बेटा भी इसमें और क्वेश्चन रहते हैं, चलिए। तो v की वैल्यू अभी कितनी है 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये मेरा लेंस था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और यहाँ पे क्या थी हमारी इमेज। तो ये इमेज कितनी दूर है लेंस से 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या बोला है, अगर इन्होंने इसके साथ में एक कॉन्केव लेंस और लगा दिया, इफ थिन कॉन्केव लेंस इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद इट, तो क्या करना पड़ा है, the sharp image on the screen is formed when the screen is 45 centimeter from its initial position। अब स्क्रीन को 45 सेंटीमीटर और दूर मूव करा दिया, तो ये कितना होगा, देखो पहले 15 सेंटीमीटर थी, अभी 45 और करा दिया, तो टोटल डिस्टेंस जो है इमेज डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, अब की बारी फाइनल जो इमेज है वो कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट को वहीं का वहीं रखा रहने दिया है, तो u कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना गिवन था हमें -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, कितनी फोकल लेंथ आ रही है। ये कब हुआ है सारी चीजें, ये तब हुई है जब हमने पैरेलल में एक और कॉन्केव लेंस लगा दिया था। तो पैरेलल में इसके साथ एक और कॉन्केव लेंस लगाया। ठीक है, अब मैं यहां से जो फोकल लेंथ निकालूंगी वो क्या आएगी, इन दोनों की फोकल लेंथ आएगी, तो कितना हो जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। चलो 1/f कितना आएगा, यहाँ से 1/60 माइनस माइनस प्लस 1/30। ठीक, तो 1/f की वैल्यू कितनी आ रही है 1/60 प्लस 1/30, कितना हो गया ये, एलसीएम लेंगे तो 60 1 प्लस 2, तो 1/f कितना आ गया ये 3/60, तो f की वैल्यू कितनी आ गई है 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, चलो आगे देखो। 1/f किसके बराबर होता है, 1/में f1 प्लस 1/में f2। क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि अभी जो मैंने फोकल लेंथ निकाली है वो तो तब निकाली ना जब दोनों हैं, मेरे को अलग से कॉन्केव की तो नहीं पता, तो अभी हम इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, अलग से कॉन्केव लेंस की भी फोकल लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा ये कितना है 1/20 और f1 कितना गिवन था हमें क्वेश्चन में 10, तो कितना आ जाएगा 1/10 प्लस 1/f2, ये इधर जाएगा तो 1/20 माइनस 1/10 कितना हो गया 1/f2, तो ये कितना आ जाएगा एलसीएम 20 1 माइनस 2 1/f2, तो कितना आ गई है f2 इज इक्वल्स टू माइनस 1/20, तो f2 की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस का 20 सेंटीमीटर।
देखो आया समझ। और ये नेगेटिव में आनी भी चाहिए थी। क्यों आनी चाहिए थी नेगेटिव में? क्योंकि कैसा लेंस है? कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए आज इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया रे ऑप्टिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे वेव ऑप्टिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तब तक आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो, मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, भले ही मैं उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, मेहनत करते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए।